इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या फिर इसे ही नियो डार्विनिज्म के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या फिर नियो डार्विनिज्म ये क्या होता है। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को डार्विनिज्म के बारे में बताया था। यदि आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डार्विनिज्म थ्योरी के बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि ये जो थ्योरी आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि जो डार्विन ने अपना थ्योरी दिया था डार्विनिज्म थ्योरी, उसी थ्योरी में उन्होंने क्या किया था, कुछ चीज़ों को वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे। जैसे उन्होंने वेरिएशंस के बारे में बताया, ठीक है, कि प्रत्येक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, उसमें वेरिएशंस पाई जाती है, लेकिन वो वेरिएशंस कैसे आती है वो चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अपने डार्विनिज्म थ्योरी में। ठीक है, और दूसरा उन्होंने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, तो वो क्या होता है कि जो एडवांटेज, जो हमारे लिए फायदेमंद जो लक्षण होते हैं, वे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताएं कि वो जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं वे कैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्या किया गया, जो वो नहीं बता पाए हैं उसी चीज़ को बताया गया इस नियो डार्विनिज्म थ्योरी में। इसलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवाइज ले लेते हैं डार्विनिज्म थ्योरी को। डार्विन ने अपने डार्विनिज्म थ्योरी में क्या बताया था। ठीक है, तो डार्विन ने अपने डार्विनिज्म थ्योरी में बताया सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन के बारे में, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है कि लार्ज नंबर में क्या करता है कि ऑफस्प्रिंग को देता है, जन्म देता है, लेकिन इन्वायरमेंट में रिसोर्सेस कम है, फूड देख रहे हैं, भोजन बहुत ही कम है, जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या होगा, लोगों में क्या होता है, स्ट्रगल होता है ना। तो वही इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज कम है, इसलिए उसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बहुत ही कम जिंदा रह पाते हैं और सभी मर जाते हैं। और इन्वायरमेंट में रिसोर्स कम होने की वजह से लोगों में क्या होता है, स्ट्रगल, लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, वो स्ट्रगल करते रहते हैं जीवित रहने के लिए। और उन्होंने बताया वेरिएशंस के बारे में, बताया कि प्रत्येक इंडिविजुअल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप लोग में वेरिएशंस होता है, सबका चेहरा एक जैसे तो मिलता नहीं है ना, सबका अलग अलग अपना फेस कटिंग होता है, सब लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने वेरिएशंस के बारे में बताया, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये जो वेरिएशंस आ रहा है वो वेरिएशंस कैसे आ रहा है। ठीक है, ये नहीं बता पाए। तो इस चीज़ को किस में बताया गया, वही जो नियो डार्विनिज्म थ्योरी है उसमें बताया गया है। एंड नेक्स्ट उन्होंने बताया था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, कि जो नेचर सेलेक्ट करेगी वही जो होगा कि अगले जो होता है जनरेशंस में जाएगा। इन्होंने अपने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में बताया था। ठीक है, लेकिन वो अगले जनरेशंस में किस प्रकार से जाता है इस चीज़ को भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, हेरेडिटी को उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो एक कैरेक्टर जो दूसरे जनरेशंस में पास हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को क्या किया गया कि उस थ्योरी में क्या किया गया, एक्सप्लेन करके बताया गया है कि जो होता है वेरिएशंस कैसे आती हैं और जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स जाते हैं वे किस प्रकार जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया है। तो देखिए, जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है आप इवोल्यूशन या फिर नियो डार्विनिज्म थ्योरी है, ये क्या है, दो थ्योरी को कंबाइन करके बनाया गया है। सबसे पहला जो डार्विनिज्म थ्योरी है जिसमें बताया गया नेचुरल सिलेक्शन के बारे में उसको, और दूसरा क्या है जो मेंडेलियन थ्योरी है उसको। ठीक है, तो डार्विनिज्म थ्योरी एंड मेंडेलियन थ्योरी दोनों को जोड़ करके एक थ्योरी बनाया गया जिसको कहा जाता है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या फिर नियो डार्विनिज्म। ठीक है, हमने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि इवोल्यूशन जो होता है उसके बारे में सबसे पहले किसी ने सोचा कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे जो होते हैं कि गोरिल्ले हैं, बंदर हैं, तो उससे किस प्रकार से जैसे ह्यूमंस आए तो उसमें किस प्रकार से इवोल्यूशन हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले लैमार्क ने सोचा और उन्होंने अपना कंसेप्ट रखा लैमार्किज्म के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद डार्विन आए तो डार्विन ने कहा नहीं लैमार्क भैया ऐसा नहीं है, इन्होंने अपना कंसेप्ट रखा डार्विनिज्म के बाद। ठीक है, डार्विनिज्म के अंतर्गत जो डार्विनिज्म थ्योरी दिया उसमें उन्होंने अपना रखा। उसके बाद क्या हुआ कि मेंडल आए। ठीक है, तो मेंडल ने जेनेटिक्स के बारे में इसमें अब बता दिया, जेनेटिक्स के बारे में मेंडल ने बता दिया। उसके बाद क्या हुआ कि डार्विनिज्म थ्योरी के बारे में हमें पता चल गया, अब मेंडल ने जेनेटिक्स के बारे में भी बता दिया। तो अब दोनों को हम जोड़ दिए और जोड़ करके क्या बताया गया, नियो डार्विनिज्म थ्योरी बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि डार्विन ने जो कहा था वो सही था, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो बात अलग थी। अब जब वो मेंडल आए तो मेंडल ने उसको अच्छे से बता भी दिया कि भाई जो एक कैरेक्टर दूसरे में जा रहा है वो जीन के द्वारा जा रहा है। ठीक है, जेनेटिक्स के अंतर्गत बता दिया। तो इन दोनों को जोड़ करके जो थ्योरी बनाई गई उसी को नियो डार्विनिज्म थ्योरी कहा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, नियो डार्विनिज्म थ्योरी में सबसे पहले क्या होना है, तो इस थ्योरी में सबसे पहला बताया गया है इंटीग्रेशन ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, कि डार्विन की जो थ्योरी है उसमें क्या कर दिया गया, जेनेटिक्स को भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, म्यूटेशंस एंड जेनेटिक्स वेरिएशंस।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएशंस को लाएंगे सबसे पहले किसी भी एक नई स्पीसीज को, क्योंकि डार्विन ने क्या बताया कि बार बार वेरिएशंस होता रहता है, ठीक है। तो एक कैरेक्टर्स दूसरे में जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब वेरिएशंस बार बार उत्पन्न होगा ना, तो उससे क्या होगा कि एक नई स्पीसीज बन जाती है। जब हजारों बार ऐसा होगा कि एक नया कैरेक्टर्स जा रहा है बार बार इस प्रकार से, तो उससे क्या होगा, एक नया स्पीसीज बनेगा। तो उसके लिए वेरिएशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो किस प्रकार से हमें वेरिएशंस लाना है, तो ये बताता है कि वेरिएशंस कैसे आता है, ठीक है। तो वेरिएशंस लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब वेरिएशंस हम कैसे ला सकते हैं, तो जीन में म्यूटेशन करके भी वेरिएशन ला सकते हैं, क्रोमोसोम में म्यूटेशन करके भी हम वेरिएशंस को ला सकते हैं, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा भी वेरिएशंस आता है। जैसे कि क्या होता है, जब मियोसिस के दौरान जब क्रॉसिंग ओवर होता है, तो उसमें भी क्या होता है कि वेरिएशंस आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। अब जो वेरिएशंस आया है वो यदि हमारे लिए सही है, तो उसको नेचर सेलेक्ट करेगी कि इसको अगले जनरेशन में जाना है या नहीं, तो ये नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। उसके बाद जीन फ्लो एंड स्पेसिएशन। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सभी को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ जेनेटिक्स। मतलब इसमें क्या है कि हम अब जो डार्विन ने अपना थ्योरी दिया था, तो डार्विन ने कौन सा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन का थ्योरी था। तो इस थ्योरी में अब हम मेंडेलियन की थ्योरी को भी क्या कर दे रहे हैं, ऐड करके जो थ्योरी बना रहे हैं उसी को कहा जाता है द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो जब इन दोनों थ्योरी को हम लोग क्या किए हैं, इसमें ऐड किए हैं, अब हमारे जो डार्विनिज्म थ्योरी है उसमें मेंडेलियन थ्योरी भी ऐड हो गया है। अब क्या बताया गया इसमें, ये जो थ्योरी को हमने जो नया थ्योरी बनाया है जो मॉडर्न सिंथेटिक ऑफ इवोल्यूशन, इस थ्योरी में कहा क्या गया है, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे वेरिएशंस या ट्रेड्स कैसे पैदा होते हैं, किस प्रकार से वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। और वो जो वेरिएशंस आए हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस प्रकार से जाते हैं, इस चीज़ को इस थ्योरी में बताया गया कि वेरिएशंस किस प्रकार से आ रहे हैं और वो वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे पास हो रहे हैं। अब देखिए सेकेंड क्या है, म्यूटेशंस एंड जेनेटिक वेरिएशंस, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, वेरिएशंस को लाना है, ठीक है। अब वेरिएशंस को लाने के लिए क्या करवाना पड़ेगा, म्यूटेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एक नई स्पीसीज को बनाने के लिए क्या है कि हमें वेरिएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब वेरिएशंस आएगा उसी से क्या होगा, बार बार यदि वेरिएशंस अगले जनरेशन में पास होता रहेगा तो एक नया स्पीसीज बन जाता है। तो वेरिएशंस लाने के लिए हमें म्यूटेशन करवाना पड़ेगा। अब हम म्यूटेशंस, हमने आप लोग को बताया म्यूटेशंस में हम क्या कर सकते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन पहले कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जीन में म्यूटेशंस को ही हम क्या कहेंगे, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। तो जीन में आप म्यूटेशन कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये जीन है, ठीक है। यहाँ पे आप मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ए है, जी है, सी है, टी है, इस प्रकार से है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें पॉइंट म्यूटेशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये जो सी है इसको क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से हटा सकते हैं, या तो ये डिलीट हो जाए, या फिर क्या हो जाए कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड आके ऐड हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे जी भी आकर ऐड हो जाए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड यदि आके ऐड हो जा रहा है या फिर ये डिलीट हो जा रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो रहा है ना, तो इसको हम कह सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन। या फिर आप कर सकते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन कर सकते हैं, क्रोमोसोम में म्यूटेशन कर दीजिए। मान लीजिए ये क्या है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, इस प्रकार से क्रोमोसोम है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जो होता है इसका डुप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर इसका क्या कर सकते हैं, इसको डिलीशन इसका कर सकते हैं, या फिर इसका ट्रांसलोकेशन कर सकते हैं, या फिर इसका इन्वर्जन कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं कि क्रोमोसोम में भी आप क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन कर सकते हैं, या फिर क्रोमोसोमल एब्रेशन इसे भी कहा जाता है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि क्रोमोसोम के नंबर में आप चेंज कर दें, ठीक है, जिसको हम जैसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी होता है, ठीक है, जैसे एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या किया जाता है कि गेन और लॉस 1 और 2 क्रोमोसोम्स, या फिर हम क्या करें, एक क्रोमोसोम को उसमें ऐड कर दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि क्रोमोसोम्स को वहाँ से एक को हटा दें, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, एन्यूप्लॉइडी कर दें, या फिर यूप्लॉइडी कर दें। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि जो जीन है उसको जीन को भी या तो हम हटा सकते हैं, या तो एक नए जीन को उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम में भी म्यूटेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम कैसे इसमें वेरिएशंस ला सकते हैं, तो हम लोग चाहे तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा वेरिएशंस ला सकते हैं। जैसे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, फीमेल है और ये क्या है, मेल है। तो इन दोनों में जब क्या होता है कि
मियोसिस जब होता है तो मियोसिस से क्या होता है, जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है तो आप लोग जानते होंगे कि क्रॉसिंग ओवर में इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसमें जो जेनेटिक चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं कि वेरिएशंस को लाया जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, देखिए इसके द्वारा हमने अब वेरिएशंस को ला दिया, इन सभी चीज़ों को अपना करके किसी भी चीज़ के द्वारा हम वेरिएशंस को इसमें आ जाता है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस कैसे आता है, तो इन्हीं चीज़ों से क्या होता है, वेरिएशंस पैदा हो जाता है। अब हमारा वेरिएशंस आ गया तो अब क्या करेगी, उस वेरिएशन को नेचर सेलेक्ट करेगी कि ये जो वेरिएशंस इस ऑर्गेनिज्म में आया है ये वेरिएशंस अच्छा है या नहीं। यदि अच्छा रहेगा तो वो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। जैसे कि अब देखिए नेचर कैसे सेलेक्ट करती है, तो नेचर के पास कोई ऐसा चीज़ तो है नहीं ना कि वो देखेगी कि भाई तुमको हमें सेलेक्ट करना है कि नहीं, तो वो कैसे सेलेक्ट करेगी। मान लीजिए क्या है, ये ब्लैक कलर का एक पेड़ है, ठीक है। अब इस पेड़ पे क्या है, यहाँ पे ब्लैक कलर के यहाँ पे कुछ मॉथ बैठे हुए हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग को कुछ रेड कलर के भी मॉथ देखने को मिल रहे हैं। अब क्या है, जब इसके प्रीडेटर यानी इसके जब शिकारी आएंगे, ठीक है, जो मॉथ को खाते हैं, तो वे क्या करेंगे, वे आएंगे तो ये ब्लैक वाले तो पेड़ में क्या हो जाएंगे कि पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे मॉथ बैठा है या नहीं, तो शिकारी क्या करेगा, रेड वालों को खा करके खत्म कर देगा। अब नेचर सेलेक्ट किए भाई, इसको जो होता है इसमें वेरिएशंस पैदा हुआ है और ये ब्लैक कलर का हो गया, इसमें क्या है ये रेड कलर के ही है, तो नेचर ने सेलेक्ट किया कि भाई ये ब्लैक वाला क्या है, अच्छा है, क्योंकि ये क्या है कि इन्वायरमेंट में जहाँ पे ये नेचर में रह रहा है वहाँ पे ये छिप जा रहा है, तो इसको जो शिकारी वे खा नहीं पा रहे हैं, और जो है कि ये जो रेड कलर वाले हैं इसको क्या है, शिकारी खा जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो होता है कि शिकारी खा करके धीरे धीरे खत्म कर देंगे, और ये ब्लैक कलर वाला क्या है अपना नेक्स्ट जनरेशंस में जाता है और अपने क्या है कि ऑफस्प्रिंग को बढ़ाता चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो जो नेचर होती है वो सेलेक्ट करती है कि जो वेरिएशंस है, जैसे इसमें रेड कलर वाला वेरिएशन है, इसमें क्या है ब्लैक कलर वाला वेरिएशन, तो एडवांटेज वेरिएशन कौन सा है, ब्लैक कलर वाला वेरिएशन है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि इसको प्रेडिकेटर जो इसके शिकारी है उससे बचाने में इसको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, तो ये एडवांटेज वेरिएशन है। तो एडवांटेज वेरिएशन जो होगा इसके लिए जो लाभकारी वेरिएशन होगा उसी को क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए क्या करता है कि मौका देता है, वो उसी को हम कहते हैं नेचुरल सेलेक्शन, क्योंकि ये नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं। तो इसके में क्या होता है कि प्राकृतिक चयन इस आनुवंशिक भिन्नता पर कार्य करता है, जो उन गुणों वाले व्यक्तियों का पक्ष लेता है जो किसी दिए गए वातावरण में प्रजनन लाभ प्रदान करते हैं। समय के साथ लाभप्रद एलील की आवृत्ति बढ़ जाती है, जैसे जो ब्लैक कलर वाला था वो क्या करेगा, बार बार उसमें रिप्रोडक्शन होगा और उसके जो होती है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उसका जो होता है ऑफस्प्रिंग बढ़ता चला जाएगा, और जो रेड कलर वाला उसको शिकारी खा खा करके क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो इसी को हम कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन। अब जो अच्छे वेरिएशंस वाले हैं उसको नेचर ने अब सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या कहा गया है कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट रिफर्स टू रेंडम चेंज, ठीक है, रेंडम चेंज हो जाता है एलील्स की फ्रीक्वेंसी में विद इन अ पॉपुलेशन, किसी भी एक पॉपुलेशन में क्या होता है कि रेंडम चेंज हो जाता है। अब ये एलील्स क्या है, जैसे कि आई कलर में देखेंगे तो आई कलर में किसी का रेड आई होता है, किसी का ब्लू हो गया, किसी का ग्रीन हो गया, इस प्रकार से ये क्या हो गया, जो कलर होते हैं डिफरेंस सबका अलग अलग है ना, वो एलील्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, उसी के द्वारा निर्धारित होता है। तो ये क्या होता है कि इसी एलील्स में हम क्या कर सकते हैं कि रेंडम चेंज हो जाता है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी में किसी भी एक पॉपुलेशंस में टू चेंज इवेंट्स इट टेंड्स टू हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन। ये स्मॉल पॉपुलेशन में क्या करेगा, बहुत ही बड़ा अपना इम्पैक्ट को दिखाता है। तो देखिए ये क्या है, आनुवंशिक बहाव परिवर्तन की घटनाओं के कारण किसी आबादी के भीतर एलील्स आवृत्ति की यादृच्छिक परिवर्तन को संदर्भित करता है, इसका छोटी आबादी पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें रेंडम चेंज इसमें होता है, किस प्रकार से, अब हम देख रहे हैं ना कि वेरिएशंस किस प्रकार से नेक्स्ट जनरेशंस में जा रहा है, क्योंकि नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। अब वेरिएशंस को अगले जनरेशन में जाना है तो उसमें हम क्या करेंगे कि एलील्स में रेंडम चेंज किया जाता है किसी भी एक पॉपुलेशंस में, और ये सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलता है, छोटे पॉपुलेशंस में ही देखने को ये मिलता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, अब जीन फ्लो एंड स्पेसिएशन। अब ये जीन फ्लो स्पेसिएशन क्या होता है, तो देखिए जीन फ्लो मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है, इसका जो किसी दूसरा कैरेक्टर से इसके पास है, और ये जो है बर्ड्स इसके पास क्या है, दूसरा कैरेक्टर है, ये एक पॉपुलेशन से बर्ड्स का, ये दूसरा पॉपुलेशन है बर्ड का। अब क्या होता है कि ये जो पहला पॉपुलेशन बर्ड का, यहाँ से कोई जो बर्ड्स है यहाँ से आ जाती है ये दूसरे पॉपुलेशन में, और जो दूसरा पॉपुलेशन है बर्ड का, यहाँ की जो बर्ड्स होती है ये पहले पॉपुलेशन में आ जाती है, ठीक है। और इन दोनों के पास क्या है कि अलग अलग आप लोग को कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो बर्ड्स दूसरे दूसरे पॉपुलेशंस की
आई हुई हैं। अब ये क्या करेंगे, ये दूसरे पॉपुलेशन की आई हुई है, ठीक है, ये पहले पॉपुलेशन से जो बर्ड्स आई है ये दूसरे वाले पॉपुलेशन के साथ क्या करेगी, ये जब ब्रीड करेगी इसके साथ, ठीक है। अब इसके साथ यदि ये ब्रीड करेगी तो ये जो नेक्स्ट अपना ऑफस्प्रिंग बनाएगी, जो इससे जो इसकी संतति उत्पन्न होगी, उसके अंदर क्या होगा, इन दोनों का गुण होगा, ठीक है। इन दोनों का गुण होगा तो इसका भी कैरेक्टर्स जो है कि इसका भी कैरेक्टर्स आएगा, इसका भी कैरेक्टर्स आएगा, दोनों का कैरेक्टर्स आएगा ना, पहले पॉपुलेशन का भी कैरेक्टर्स आया, दूसरे का भी कैरेक्टर्स आ गया, तो ये क्या होगा, बहुत ही अच्छा इसके लिए एडवांटेज है वेरिएशन से। तो इसका भी कैरेक्टर्स इसमें पास हो गया, इसका भी पास हो गया, तो ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा होगा। तो बार बार ऐसा जब कैरेक्टर्स पास होता रहता है तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे हजारों वर्षों बाद क्या होता है कि एक नई स्पीसीज ही धीरे से बन जाती है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं जीन फ्लो। तो देख लेते हैं जीन फ्लो क्या होता है। जीन फ्लो इज द ट्रांसफर ऑफ एलिल्स। एलिल्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन से, क्योंकि ये पहला पॉपुलेशन है, ये क्या है, दूसरा पॉपुलेशन है, ठीक है, थ्रू इमिग्रेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। किसी इंडिविजुअल्स जो होता है उसके इमिग्रेशंस के द्वारा क्या होता है कि जीन का फ्लो होता रहता है एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशंस में, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो होता है वेरिएशंस उत्पन्न हो रहा है और किस प्रकार से जो होता है कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होता रहता है। तो चलिए अब हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इस थ्योरी में क्या क्या बताया गया है। तो इस थ्योरी में वही बताया गया है कि किस प्रकार से हम वेरिएशंस को उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या है, सबसे पहले ये थ्योरी जो होता है कि डार्विन की जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है और जो मेंडेलियन थ्योरी है, इन दोनों को जो मिला करके थ्योरी बनाया गया उसी को हम कहते हैं नियो डार्विनिज्म थ्योरी। और इस थ्योरी में हमें बताया गया कि किस प्रकार से वेरिएशंस आते हैं और वो जो वेरिएशंस हैं वो किस प्रकार से नेचर के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं और नेचर के द्वारा सेलेक्ट करने के बाद किस प्रकार से वे अगले जनरेशंस में होते पास आउट होते रहते हैं, ठीक है। इस थ्योरी में ये बताया गया है। तो आप लोग को यदि ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।